गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रभास कुमार हुआ। मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। आज हम 12 के लिए 2025 के बैच के लिए फिजिक्स का बैच चालू करने जा रहा हूँ और उसके पहले कुछ बातों को आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ये देखना है कि फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो जो यहाँ समस्या क्या होती है, एक बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को अच्छे तरह से समझते हैं, और जो बच्चे फिजिक्स को अच्छे तरह से समझते हैं उसको पढ़ने में फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को नहीं समझते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को नहीं समझते हैं, फिजिक्स को नहीं समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो उनके लिए एक फिजिक्स बोझ बन जाता है। उन बच्चों के लिए फिजिक्स बोझ बन जाता है, और जब बोझ बन जाता है तो अंततः वो फिजिक्स को पढ़ना छोड़ देते हैं और कहते हैं फिजिक्स भारी। तो नहीं, रुकना है, फिजिक्स को समझना है। जो बच्चे फिजिक्स को समझते हैं उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को नहीं समझते हैं, और फिजिक्स को जब नहीं समझते हैं तो वह कहते हैं फिजिक्स हार्ड है। तो इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए हम सोचे कि जो बच्चे फिजिक्स नहीं समझते हैं तो सबसे पहले उसको हम बेसिक नॉलेज दें, और बेसिक नॉलेज दें तो ये बच्चे बेसिक नॉलेज जैसे ग्रहण करें तो ये समझने वाले लड़के भी होगा। और जब फिजिक्स को वह समझने लगे अच्छे तरह से तो फिजिक्स को कहे लर्न फिजिक्स, एंजॉय फिजिक्स। लर्न फिजिक्स, एंजॉय फिजिक्स। फिजिक्स बहुत अच्छा विषय है और फिजिक्स जो है बहुत सारे खोज करता है। साइंस है, साइंस पढ़ने का तात्पर्य है फिजिक्स को हम अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो आगे डेवलप करके हम कोई चीज खोज कर सकते हैं। भौतिक वातावरण बहुत सारे चीज खोज फिजिक्स करती है। साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का अलग क्षेत्र होता है, केमिस्ट्री का अलग क्षेत्र होता है। भौतिक वातावरण में रेडियो, बाजा, टेलीविजन, एलईडी, मोबाइल, बहुत सारे वस्तु, हवाई जहाज है ना, गाड़ियां जितने प्रकार के देख रहे हैं ये सभी फिजिक्स बनाया है। केमिस्ट्री, जितने प्रकार के केमिकल और दवा है केमिस्ट्री बनाता है। केमिस्ट्री का देन है, बायोलॉजी का देन है। शारीरिक विकार, रोग या कोई भी जीव के बारे में पता लगाना ये सभी बायोलॉजी का। तो तीनों विज्ञान का क्षेत्र अलग अलग है और तीनों विज्ञान को एक तरह से समझे। बहुत बच्चे समझते केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिजिक्स को नहीं समझने के वजह से वह फिजिक्स को भारी समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो वैसे बच्चे के लिए हम लाए हैं आज बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज में ये सिखाएंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला बात आता है फिजिक्स कैसे पढ़ें, जो हमको आसान है। और दूसरी बात आता है, पहली बात आता है बच्चों के सामने कि फिजिक्स हम कैसे पढ़ें जो हमको आसान हो, और दूसरी बात आता है कि फिजिक्स कौन बुक से पढ़े जो अच्छा है। तो पहली बात फिजिक्स जो है, पहली बात फिजिक्स आता है, फिजिक्स पढ़े तो कैसे आसान हो, और दूसरी बात आता है फिजिक्स कौन बुक पढ़े। तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक से बड़ा कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक जो आपका है, जो बिहार सरकार चलाया है, इससे बड़ा कोई बुक नहीं है। और जिस एनसीईआरटी को ही कंपटीशन का भगवान माना गया, कंपटीशन का भगवान। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी का तैयारी कर रहे हो या कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को समझना होगा। अब बहुत से बच्चों में ऐसा जवाब आएगा कि एनसीईआरटी का भाषा कठिन होता है। अरे भाई, एनसीईआरटी का भाषा कठिन होता है
कि इसके लिए जो नीचे का जिसका बैच ठीक नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बेसिक नॉलेज तो हम दे रहे हैं आपको। बेसिक नॉलेज यदि सीखेंगे, बेसिक नॉलेज जिसका ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक बहुत आसान है उन बच्चों के लिए। और हम तो कहेंगे एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि एनटीआरसी बुक को ही फिजिक्स जो है कंपटीशन का भगवान माना गया है, तो एनसीईआरटी बुक को ही आपको फॉलो करना। अब रही बात हम कैसे समझेंगे एनसीईआरटी, तो हम दे रहे हैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज के साथ आप ये समझने वाले बच्चे में आ जाएंगे। अब समझना, अब देखना है आगे आगे आती है फिजिक्स पढ़ेंगे कैसे। तो फिजिक्स में आज जो बोर्ड है या कंपटीशन भी जाते हैं, तो 3 प्रकार से फिजिक्स को 3 प्रकार से लिया जाए। पहला भाग इसका आता है सब्जेक्टिव, दूसरा भाग इसका आता है न्यूमेरिकल, और तीसरा भाग इसका आता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जो निकालने के लिए जान गए वो कंपटीशन को फॉलो कर लीजिएगा, चाहे कोई कंपटीशन हो, सभी कंपटीशन में वो बैठ सकते हैं और निकाल सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए अब 3 बातों को लेकर के चलना होगा। पहला सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव पढ़े, कोई भी फिजिक्स का सब्जेक्टिव पढ़े, कोई पॉइंट पढ़े, तो वह याद रखें कि वह सब्जेक्टिव को अच्छे तरह से समझे। और जो बच्चे सब्जेक्टिव को अच्छे तरह से समझ रहे हैं, जो बच्चे सब्जेक्टिव को अच्छे तरह से समझ रहे हैं, वह बच्चे ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। जो बच्चे सब्जेक्टिव अच्छा से समझ चुके, सब्जेक्टिव को अच्छे तरह से समझना है, और जो बच्चे सब्जेक्टिव समझ जाएंगे उसके लिए न्यूमेरिकल एकदम आसान होगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी एकदम समान होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसके माथे में ये जो है ये आप भरा मार होगा, इन्हीं सब न्यूमेरिकल हार्ड होता है। तो अब न्यूमेरिकल ये हार्ड नहीं होता है। न्यूमेरिकल हार्ड उसी के लिए होता है जो बच्चे सब्जेक्टिव को अच्छे तरह से नहीं समझे हैं। सब्जेक्टिव यदि समझ रहे हैं तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। और हम इसी वीडियो में प्रमाण करके रहेंगे कि आपका बेसिक नॉलेज नहीं है, यही कारण है फिजिक्स आपको अच्छा नहीं लगता है, और न्यूमेरिकल जो बनाना जान जाएंगे वह ऑब्जेक्टिव अपने आप हल कर लेंगे। तो इन दोनों का मास्टरमाइंड कौन है? मेरा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव को ही अच्छे से फॉलो करना है, और यदि सब्जेक्टिव अब अच्छे से फॉलो करते हैं तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। अब उसके बाद जब बेसिक नॉलेज ठीक रहेगा तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आप अच्छे तरह से पढ़ने के लिए जान जाइएगा और इसका अर्थ समझिएगा, और उसी अर्थ को देखते हुए हम लाए हैं आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज से ही आप सीखेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक चीज और आता है आप लोगों के लिए, सिलेबस का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आपका सिलेबस क्या है, विषय वस्तु, सिलेबस और विषय वस्तु का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो सिलेबस और विषय वस्तु का यदि अच्छा से ज्ञान रहा, कहां हमको क्या पढ़ना है वह बच्चे कहीं नहीं बजेंगे। और ये समझ जाइएगा आज शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर एक व्यापार बन चुका है, और इन व्यापारों से बचने के लिए विषय वस्तु का आपको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए और सिलेबस का भी अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। कौन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कौन यूनिट पढ़ रहे हैं, और उस यूनिट में कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेबस में कितने चैप्टर है और सिलेबस में कितने यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर है, और प्रत्येक चैप्टर में कितने पॉइंट है, इसी को कहते हैं हम लोग विषय वस्तु। तो हम सिलेबस का एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। आपका सिलेबस क्या है
जा करके देख लीजिए। सिलेबस का अच्छा से ज्ञान होना जरूरी है जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद सिलेबस के बाद हम बाद इसके अभी बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज जैसे आपका कंप्लीट होगा तब हम आपको आपके सामने लेकर के आएंगे विषय वस्तु। तो सबसे पहले आप सिलेबस का ज्ञान रहना चाहिए। आपके बुक में कितने यूनिट है? आपका 2 बुक है, एनसीईआरटी का 2 बुक है आपके सामने, भाग 1 भाग 2। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भाग 2 चालू करते हैं। भाग 2 में ऑप्टिक्स है, भाग 2 में यूनिट 6ठा यूनिट, आप भाग 2 में आपका 4था यूनिट 6ठा यूनिट होगा। 6ठा यूनिट आता है ऑप्टिक्स, 6ठा यूनिट भाग 2 चालू करते। क्यों भाग 2 आप चालू करते? बहुत बच्चे ऐसा होता ऑप्टिक्स प्रकाश की पढ़ना चालू प्रारंभ कर, नहीं प्रकाश की नहीं पढ़िए बाबू, एकदम शुरू से पढ़िए, शुरू से कोई भी चीज शुरू से। हम कहना चाहते हैं आप रोटी 20 से खाते हैं क्या? 20 से रोटी कब खाते हैं? जब वह कड़ा हो जाता है, और कड़ा जब हो जाता है तब हम इसको तोड़ करके फेंक देते हैं, और तोड़ करके फेंक देने के बाद हम 20 से खाते हैं। तो जो टीचर आपको शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए शुरू वाले उनके लिए कड़ा है, जो वो तोड़ करके फेंक चुके हैं, तोड़ करके फेंक चुके हैं, इसीलिए वह 20 से। और बासी रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता है। ताजा रोटी जो खाने में शुरू से अच्छा लगता है, वह बासी रोटी आप खाते हैं तो बासी रोटी आपको खाने के में अच्छा नहीं लगता। तो इससे बचिए। आप पहले को सीखते हैं तब आकर हर शिकार सीखते हैं, न कि पहले आकर हर शिकार सीखेंगे तब हम पढ़ेंगे हिंदी, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना होगा। ये तो फिजिक्स पढ़ने के लिए समझने वाले के कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस का अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। और दूसरे प्रकार सिलेबस का अर्थ होता है आपके बुक में कौन कितने यूनिट है। पहला यूनिट कौन है? आपका बुक है वह कितने बुक है? आपका बुक 2 भाग में आता है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 भाग 2 में, भाग 1 में 5 यूनिट है, इससे भी 35 नंबर पूछा जाएगा। भाग 2 में भी 4 यूनिट है, इससे भी आपको 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले भाग 1 पढ़िए, अच्छा रहेगा, और बेसिक नॉलेज के साथ पढ़िए। तो सिलेबस का अच्छा से ज्ञान लेना चाहते हैं तो इसके पहले वीडियो छोड़ चुके हैं आप लोगों के लिए। अब विषय वस्तु का आप तभी समझिएगा जब आपके पास बेसिक नॉलेज हो, तब विषय वस्तु को समझिएगा। अब विषय वस्तु का अर्थ होता है किस चैप्टर में मेरा कितना पॉइंट है। तो समझ चुके होंगे आप। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज लाने के बाद आपको लेकर के आते हैं समझने वाले स्टूडेंट के कैटेगरी में। और हम प्रमाण करके रहेंगे कि फिजिक्स किसको अच्छा पढ़ने में नहीं लगता है, जिन बच्चों का बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं होता है। हम ये प्रमाण करके रखे देखे, ये आज के ही वीडियो में प्रमाणित हो जाएगा कि बेसिक नॉलेज नहीं था आपका, इसीलिए हम डायरेक्ट फिजिक्स को उठाए और डायरेक्ट फिजिक्स को पढ़ना चालू किए। इसी वजह से हम फिजिक्स को नहीं समझ सके और नहीं समझने वाले के कैटेगरी में आए थे। लेकिन आज हम नहीं समझने वाले कैटेगरी से उठा करके हम समझने वाले कैटेगरी में लाएंगे। इस 2 घंटे के वीडियो में जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा तो बार बार पढ़ने का मन करेगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, बेसिक नॉलेज अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर आ जाइएगा और एकदम बेसिक नॉलेज के साथ जीरो से उठाएंगे आप लोगों को, जीरो लेवल से उठाएंगे और हीरो लेवल तक बताओ। जीरो लेवल से हीरो पहले बना दिए, तो जीरो लेवल से उठाएंगे और हीरो लेवल तक फिजिक्स को आपको लेकर के जाएंगे। कहने का कुछ नहीं जानते हैं फिजिक्स, फिर भी हम नीट IIT के तैयारी में जीरो लेवल से उठा करके नीट IIT के तैयारी में ले जा करके आप लोग को छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बेसिक नॉलेज। तो सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस का वीडियो छोड़ चुके हैं आप लोगों को, सिलेबस जरूर देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अब बेसिक नॉलेज को लेकर के चलते हैं।
देखिए यूनिट पहला आपका आता है फिजिक्स में, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं आप लोग, सिखाएंगे ना भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी, पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी है पहला चैप्टर आपका, पहला यूनिट है, सॉरी पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आपका पहला चैप्टर आता है, पहला चैप्टर आता है, यूनिट है पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यही पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अब पहला यही यूनिट है आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब इस यूनिट, अब देखिए अब इस यूनिट को उलटते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान तो बहुत दूर छोड़ दीजिए। पहला यूनिट आपका आता है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब हम इस एनसीईआरटी के इस लाइन को पढ़े विद्युत आवेश, अब विद्युत आवेश का हमको ज्ञान ही नहीं है। अब विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश, देख रहे हैं विद्युत आवेश है क्या, और जान भी गए टीचर के माध्यम से कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव है क्या भाई, ये भी एक समस्या हो जाता है आप लोगों के सामने। यहीं पर आप धोखा खाते हैं। आप जान गए कि विद्युत आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव का खेला क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहां से आया, क्यों आया, ये सब से आप वंचित रह जाते हैं और यही धोखा खा जाते हैं। यही आपका बेसिक नॉलेज कमजोर होने की वजह से आप फंस जाते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले विद्युत आवेश चैप्टर है और क्षेत्र, तो पहले विद्युत आवेश समझिएगा तभी क्षेत्र समझिएगा। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए अब चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं 9 में या 7 में जो केमिस्ट्री आप पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे चैप्टर पर, तब देखेंगे चैप्टर में क्या दम है जो हमको रोक ले फिजिक्स पढ़ने से। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपका बेसिक नॉलेज ठीक करना है और समझने वाले की कैटेगरी। तो केमिस्ट्री की ओर थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद पॉजिटिव कहां से आया, निगेटिव कहां से आया, ये सीख लेते हैं, तब हम फिर चलते हैं फिजिक्स की ओर। तो सबसे पहले तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग बेसिक नॉलेज की ओर। तो और हम प्रमाण करके आपको बताएंगे कि आपका बेसिक नॉलेज नहीं था अच्छा, जिसके कारण आपको फिजिक्स पढ़ने में कठिनाई हो रही थी। और बेसिक नॉलेज यदि सीख जाते हैं तो फिजिक्स ऐसा पढ़ने में कोई विषय नहीं लगेगा। हम ये प्रमाण करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, धन आवेश और ऋण आवेश, क्योंकि पहला आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में बताया गया है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तब उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या, किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के प्रवाह में माइनस चार्ज का प्रवाह होता है, जब इसके सिरे पर प्लस लगाते हैं तब उसके बाद अगला यूनिट आता है आपका मैग्नेट। तो सबसे पहला यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें 5 चार्ज के बारे में सिखाया जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, इसका क्या कमाल है, इसका क्या खेल है, सारा चीज इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे तब हम लोग सीखेंगे किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक तार के चारों, कोई भी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है
तो किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तब इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा में माइनस चार्ज का प्रवाह होता है। उसके बाद ये दूसरा यूनिट है आपका। तीसरा यूनिट में उसके बाद सीखेंगे हम लोग, जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, रोटी को बीच से कड़ापी न खाइए। रोटी से बीच से रोटी वही खाया जाता है जो बासी होता है। शुरू वाला जो कड़ा होता है तो इसको फेंक देते हैं, तब हम खाते हैं। और बासी रोटी का में कोई स्वाद नहीं होता है। उसी प्रकार बासी रोटी में कोई स्वाद जिस प्रकार नहीं होता है, उसी प्रकार पढ़ाई का भी टर्म है। एक ओर से सीखिएगा तब ताजे रोटी की तरफ खाइएगा, एकदम स्वादिष्ट खाइएगा। एक ओर से पढ़िएगा तो एकदम अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसी वीडियो में आप लोग को हम प्रमाणित करके बताएंगे कि जिन लड़कों को जो सब फिजिक्स जिनको समझ में आता है तो उसका बेस्ट ठीक है, और फिजिक्स जिसको समझ में नहीं आता है तो इसका अर्थ उसका बेस्ट खराब है। और इसी को आज हम प्रमाणित करेंगे आप लोग के सामने। आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में, कम से कम बेसिक नॉलेज एकदम टच कर लीजिए पूरे वीडियो की सहायता से, फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जानना है तो हमको सबसे पहले केमिस्ट्री में जाना होगा। और केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको परमाणु के बारे में जानना होगा। एकदम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमको परमाणु के बारे में जानना होगा। तो परमाणु है क्या? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु मिलता है। हाइड्रोजन का ही परमाणु और हाइड्रोजन का ही परमाणु मिलता है तब हीलियम के अणु का निर्माण करता है। हीलियम H2 में हाइड्रोजन का दो परमाणु मिला, तब ये हीलियम के अणु बनाया। परमाणु हीलियम का ये अणु बनाया। अणु को देखिए, अणु को हम देख सकते हैं लेकिन परमाणु को हम नहीं देख सकते। अणु जुड़ने में भाग नहीं लेता है। जुड़ने में भाग लेता है क्या? परमाणु। तो परमाणु जुड़ने में यहां भाग ले रहा है तो क्या किया? परमाणु जो है क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। रासायनिक जोड़ना जो क्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया के तहत जुड़ता है। लेकिन अणु बन जाएगा तो अणु जोड़ने में कब? अणु जो है एक अणु दूसरे अणु को नहीं जोड़ता, परमाणु ही परमाणु को जोड़ता है, परमाणु ही अणु को जोड़ता है। तो परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको कहते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जिसको हम देख नहीं सकते हैं तब हम कहते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार और कुछ देते हैं, जैसे जल का निर्माण होता है H2। इसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु है और ऑक्सीजन का भी दो परमाणु मिला, तब एक जल के अणु का निर्माण हुआ। कैसे देखिए, अब ये आगे सीखिएगा, आगे बताएंगे ये कैसे जुड़ता है, ये भी बताएंगे। हाइड्रोजन एक परमाणु का त्याग करता है और ऑक्सीजन एक परमाणु को ग्रहण कर लेता है। ये वाला मान लीजिए, जैसे देखिए, ये त्यागा और इसमें ग्रहण किया तो इसका ये फंस गया तो ये निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो यहां भी सीखना परमाणु क्या करता है? कोई भी तत्व के रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, कोई भी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते तो कहते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसको देख नहीं सकेंगे तो हम कहेंगे ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन जोड़ने में ये भाग लेता है, काम करता है, तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो क्या है? किसी पदार्थ, परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन जुड़ने में भाग लिया तो किस में भाग लिया? रासायनिक अभिक्रिया में। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये परमाणु का परिभाषा है, याद रखिएगा। तो परमाणु को सिर्फ समझाना था, अब मेन जो काम है आगे है इसका। परमाणु को सिर्फ परिभाषित करना था। देखिए, तो परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर प्रोटॉन, तीसरा नंबर न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखना इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, यही मेन चीज है, इसको एकदम पकड़ना है। ये तीनों को जान गए, फिजिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। पूर्ण रूपेण से इसको समझिए, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। समझाने वाला भाग यहाँ रखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझना है बच्चों हम लोग को। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग के बराबर है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना, हाइड्रोजन परमाणु के 1840वां भाग के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है इकाई ऋण आवेश होता है। इस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसको पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन पर जो इसको पढ़ते इकाई, इसको पढ़ते ऋण। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, इसको पढ़ेंगे इकाई ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? इकाई ऋण आवेश, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको ऋण आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? ये परमाणु, इलेक्ट्रॉन किसका कण है? परमाणु का। इलेक्ट्रॉन के है, प्रोटॉन के है, न्यूट्रॉन के है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा? तो ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर होता है।
और किसका कण होता है? परमाणु का। तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर है। इसी से आप लोग परिभाषा बनाइए। इलेक्ट्रॉन किसका कण है? परमाणु का। तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर होता है और जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, और जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये इसका परिभाषा है। तो किसका कण है? परमाणु का। ढाल देंगे तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग के बराबर। तो 1/1840वां भाग के बराबर होता है ना। परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर होता है और जिस पर इकाई ऋण आवेश, जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, सॉरी यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, यहां दे देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग के बराबर होता है और जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है ना, कोमा परमाणु कहलाता है। कोमा दे देना वहां, कोमा परमाणु कहलाता है। कोमा परमाणु कहलाता है। अब देखना है, अब यहां जो है यही आपका, अब ये जो बता रहे हैं इसको आप याद कर लीजिए, जैसे याद रखिए, आपको याद रखना होगा। यही है आपके, यही फिजिक्स को आप बना करके जाएगा आप लोग के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पर पहले आवेश ये सीखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को ई से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को क्या से सूचित करेंगे? ई से, छोटी से याद रखना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ये फिजिक्स है, यहाँ प्रमाण करेंगे आगे जा करके, देखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को क्या से सूचित करेंगे? ई से। ई बराबर होता है, ई पर आवेश का परिमाण कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? इकाई ऋण आवेश। तो इकाई ऋण आवेश समझ गए होंगे। इकाई ऋण आवेश, आवेश का परिमाण कितना होता है तो पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अब उसके बाद दूसरा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना पड़ेगा, ऐसा यही नहीं तो नहीं समझिए। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.31 होगा, 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम। 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण को क्या से, इससे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम। इस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास का हिंदी द्रव्यमान होता है 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इस चीज को, इसको इधर याद रखिए न रखिए, ये बहुत मेन चीज है फिजिक्स के लिए और इसको याद रखना होगा। और आज ही के वीडियो में हम सारा छोड़ देंगे जहां से आप लोग कुछ सीखिएगा फिजिक्स क्या है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं प्रोटॉन। दूसरा नंबर हम लोग सीखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, समझाने वाला भाग यहाँ है, यहीं पर आते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इस पर प्रोटॉन पर आवेश इकाई धन आवेश, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको धन आवेश, इकाई धन आवेश। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इस पर आवेश का परिमाण क्या होता है? इकाई धन। इसको प्लस नहीं, इकाई पढ़ेंगे, इसको धन आवेश यहाँ लिख दिए। तो प्रोटॉन क्या है? किसका कण है? परमाणु का। तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जिस पर इकाई धन आवेश रहता है, प्रोटॉन कहलाता है। यही परिभाषा है इसका। परमाणु का कोई बड़ा चीज, तो परिभाषा याद रखने के लिए तो कोई बड़ा चीज नहीं, कला है, कला से लिखिए। प्रोटॉन किसका कण है? परमाणु का। और ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जिस पर इकाई धन आवेश होता है। तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, इधर नहीं दिखाई देगा, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बराबर होता है और जिस पर इकाई धन आवेश रहता है, और जिस पर इकाई धन आवेश रहता है कोमा प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन कहलाता है बच्चों, इसको याद रखना है। अब इसमें याद करने वाला चीज क्या है जो फिजिक्स के लिए आपको काम आएगा? ये केमिस्ट्री के लिए परिभाषा, फिजिक्स के लिए जो काम आएगा, तो पहले प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को प्लस ई से या पी भी दे सकते हैं। प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण को प्लस ई से भी दे सकते हैं, पी से भी दे सकते हैं। इस पर भी आवेश का परिमाण उतने होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन चिन्ह उसका माइनस तो इसका प्लस, तो इस पर इकाई, तो इस पर क्या इकाई, उस पर इकाई नहीं, तो इस पर इकाई धन। समझ गए? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान उतने होता है, आवेश का, प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण उतने होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। चिन्ह इसका क्या हो जाएगा? प्लस इकाई धन आवेश रहता है। एकदम याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश, बहुत फिजिक्स में इसका यूज है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई धन आवेश, फिर इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश, एकदम याद रखना होगा। और इस पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। याद रखिएगा तभी फिजिक्स बनेगा। अगला देखते हैं हम लोग, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको कैसे सूचित करेंगे? प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम
जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। तो यही मेन चीज है, इसको फिजिक्स से याद रखना है। इस पर इकाई धन आवेश और इस पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻92 गुना और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, बहुत सारा चीज बताना है। 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के वीडियो में बहुत सारा चीज आप लोग को बताना है। तो इसको मिटाते हैं, फिर अगले की ओर चलते हैं। अब आएगा क्या, न्यूट्रॉन। अब हम लोग सीखते हैं न्यूट्रॉन क्या। तो न्यूट्रॉन भी परमाणु का ही कण है और परमाणु का ये ऐसा कण होता है न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जिस पर कोई आवेश नहीं रहता, न तो धन और न तो ऋण, और जिस पर कोई आवेश नहीं हो तो जीरो। ये यहां आप ये खोज लीजिए, ये चीज को चिप में डाल लीजिए आप लोग। जिस पर कोई आवेश नहीं है तो वहां आवेश शून्य है, और जिस पदार्थ पर आवेश शून्य रहता है उसको कहा जाता है उदासीन। उदासीन जहां लिख दिए या विद्युता उदासीन जहां लिख दिए तो समझ लीजिए कि उस पदार्थ पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन लिख दिए है ना, जहां विद्युता उदासीन लिख दिए समझ लीजिए उस पदार्थ पर कोई आवेश नहीं है। तो इस पर आवेश का कोई परिमाण होता ही नहीं है, उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन किसका कण है? परमाणु का ही कण है, और ये परमाणु का ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और जिस पर कोई आवेश नहीं अर्थात उदासीन होता है। यही न्यूट्रॉन का परिभाषा है। न्यूट्रॉन तीसरा जो कण आता है न्यूट्रॉन किसका कण है? परमाणु। तो परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान, परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जिस पर इकाई, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जिस पर कोई आवेश और जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है अर्थात यह उदासीन होता है, अर्थात यह उदासीन कोई अब जीरो आवेश उदासीन होता है। कोमा न्यूट्रॉन कहलाता है। तो यहां तक सीखे। अब चलते हैं थोड़ा सा और केमिस्ट्री और सीखेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री सीखने के बाद फिर हम चलेंगे फिजिक्स के एक पॉइंट पर, और फिजिक्स के पहला जो पॉइंट है विद्युत आवेश,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का, उसी का हम पहला पॉइंट डील करेंगे। और डील करने के बाद हम आपको साबित कर देंगे कि नहीं आपका बैच ठीक नहीं था, जिसके कारण आप फिजिक्स नहीं समझ सकते थे। और जब वह पॉइंट डील होगा तो डील होने वह पॉइंट पढ़ने के बाद आप फिजिक्स वहीं से पढ़ना प्रारंभ करिएगा। जहां जहां बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी हम बेसिक नॉलेज को पढ़ाते जाएंगे और फिजिक्स को एकदम आसान बनाते जाएंगे। और फिजिक्स जब पढ़िएगा तब कहिएगा एक बार जरूर, लर्न फिजिक्स एंजॉय फिजिक्स। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अब देखिए थोड़ा सा पहले अब ये सीखना होगा आप लोग को। देख लेते हैं कहां तक दिखाई देता है। ठीक है सर, बेसिक नॉट इसको देखिए, आप सभी जानते हैं परमाणु संख्या बराबर होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को याद कर लीजिए। केमिस्ट्री का चीज है तो केमिस्ट्री वाले से सीखिएगा। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मिलेंगे तो केमिस्ट्री में समय चला जाएगा। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को P से सूचित करते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से सूचित करते हैं। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता हम पहले बताए और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। और परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को P से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से। तो सीधा Z बराबर P बराबर है किसी भी तत्व के। अब आते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तो इसमें देखिए परमाणु संख्या इसका 11 है तो प्रोटॉन की भी संख्या 11 होगा और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगी। यहाँ परमाणु संख्या से दिया रहता है तो सोडियम की परमाणु संख्या मेरा 11 है तो प्रोटॉन की भी संख्या 11 होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगी। यहाँ जो योग करिए जितना प्लस उतना माइनस, जीरो। कोई चार्ज है इस पर? कोई चार्ज नहीं है। और जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत उदासीन। कोई भी परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन रहे तो समझ लीजिए वो परमाणु विद्युत उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। ये बताएंगे पॉजिटिव कब बनता है, निगेटिव कब बनता है, तब सीखिएगा विद्युत आवेश क्या है। ऐसे नहीं। तो यहां पर अभी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीन, इस पर कोई चार्ज बचा नहीं। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं अष्टक। सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है और जिस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके सभी जो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करके वह अस्थायी होना चाहता है, अर्थात अक्रिय गैस जैसी व्यवस्था प्राप्त करना चाहता है। और अक्रिय गैस जैसी व्यवस्था प्राप्त करने के लिए चिप्स में लोड करिए यहां पर सभी पदार्थ अपनी बाहरी कक्षा में कितना, सभी परमाणु बाहरी कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन यदि पूरा नहीं होता है तो उसके लिए वह 3 क्रिया करता है। पहला, जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करके, त्याग मतलब क्या, दे करके,
किसी को दे करके क्या करता है, ये अपने स्टक को पूरा करता है। चिप्स में लोड करिएगा थोड़ा सा आप लोग भाई। जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में। चिप में लोड आना चाहिए तभी समझिएगा। और तीसरा शर्त होता है, जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 खोजना, 1 2 3 देखना तो त्याग देना, उसको फेंक देना, फेंक करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देना। और 4 रहेगा तो साझा, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स एक है। और चालक जिसकी बाहरी कक्षा में 4 होता है, चालक रहता है, मॉडर्न फिजिक्स का एक अंग है। तो छोड़िए, 4 रहेगा तो ये क्या करेगा, साझा करेगा, अपने स्टक को पूरा करता है। लेकिन जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण मतलब क्या, ले करके, किसी दूसरे से ले करके, कितना 5 है 8, यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में तो स्टक पूरा करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से। 6 है तो कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, चाहे जैसे करिए। और जैसे करने का तात्पर्य क्या है, 1 2 3 रहेगा तो फेंक देंगे वहां से इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्टक पूरा हो जाएगा। 4 रहेगा तो साझा कर लेंगे, तब उसका स्टक पूरा हो जाएगा। और 5 से 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो अपने स्टक को, सभी क्रिया में क्या पूरा करना है, स्टक, चाहे त्याग करे, साझा करे, ग्रहण करे। तो ये आपके चिप्स में लोड रहना चाहिए। 1 2 जो है त्याग कौन करेगा, जो 1 2 3 रहेगा त्यागेगा। साझा कौन रहेगा, जो जिसकी बाहरी कक्षा में 4। ग्रहण कौन करेगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 से 7 रहेगा। किस लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। ऐसे विद्युता उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चलते हैं अब सेकेंड क्रिया में। इसकी परमाणु संख्या 11, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की, अब देखो ये त्याग वाला भाग है भाई, त्याग वाला पहले लिख देते हैं, देखिएगा आप लोग। त्याग वाला भाग, त्याग वाला भाग जो रहेगा धान आवेश बनेगा। देखिएगा कैसे बनता है, इसको सीखना है। क्या है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब बनेगा, निगेटिव कब बनेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11, इकाई धन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, इस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। ऐसे भी विद्युता उदासीन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागता है या ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पढ़ाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। 2 8 11 पुराना, 2 8 1। और जब कक्षा के आधार पर टूटता है इलेक्ट्रॉन, पहले 2 फिर 8 3 फिर 18, तो 18 का भी जरूरत है नहीं, 8 से टूटेगा है ना, 8 पर पहले 2 ढरना, उसके बाद 8 8 पर, फिर जितना बच जाए अंत में रख देना। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 8 है। अब अष्टक देखिए, यहाँ अष्टक कब पूरा होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग, 1 2 3 वाला भाग में है, 1 2 3 वाले है ना हिस्सा में है, तो 1 2 3 रहता त्याग करेगा, ये त्याग देगा तो इसका अष्टक 8 पूरा हो जाएगा, त्याग दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कब कितना हो गया, 10, त्यागने के बाद 8 2 10 से इलेक्ट्रॉन बचा, अष्टक पूरा करने के बाद। अब इसका योग करिए तो 1 बार प्लस, तो क्या देख रहे हैं हम, याद रखना होगा बाबू, धन आवेश कब बनता है, जब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। धन आवेश कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। और उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, Z बराबर 20 है, तो प्रोटॉन परमाणु संख्या 20 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 20 होगी, इस पर इकाई धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगी, इस पर इकाई ऋण आवेश। यह विद्युता उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं बचा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2 8 8 8 16 2 18 2 20। देखिए ये वाला भाग में, त्यागने वाला भाग में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसका कब पूरा होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो बचा कितना, 8 8 16 2 कितना 18। ये के बार धनायन हुआ, 2 बार।
प्लस की दो संख्या अधिक है, माइनस की दो कम है, तो प्लस का अधिक था, प्लस का चिन्ह रहेगा। तो समझ, पहले विद्युत उदासीन था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। क्यों? क्योंकि जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन, देखिए विद्युत उदासीन। लेकिन त्यागने के बाद ये क्या बन जाता है? धन आवेशित। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है? 13। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, तो प्रोटॉन की भी संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या -13 है। ऐसे भी विद्युत उदासीन है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए 2 8 10 3 13। तो 1 2 3 त्यागने वाला भाग में त्यागेगा तभी अष्टक पूरा होगा। त्याग दिया तो बचा क्या? 8 8 2 10। तो 3 बार ये धनायन। तो क्या देखते हैं? पहले सोडियम विद्युत उदासीन था, पहले सोडियम विद्युत उदासीन था, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 1 बार धनायन। कैल्शियम पहले विद्युत उदासीन था और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो कैल्शियम 2 बार धनायन हो जाता है। एल्युमिनियम पहले विद्युत उदासीन था, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, पहले की बात। और जब अष्टक पूरा कर लेता है एल्युमिनियम के बार 3 बार धनायन हो जाता है। तो यहां हम क्या सीखे? कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है, हम ये सिखा रहे थे। कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 1 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 बार धनायन, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 4 बार धनायन। समझ रहे होंगे? तो यहां आप लोग सीख चुके होंगे कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यही सिखाना था। धन आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था। कोई पदार्थ पर धन आवेशित रहे तो समझ लीजिए कुछ न कुछ वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है, कुछ न कुछ वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है, यही कारण ये धन आवेशित है। अब हम लोग सिखाते हैं अगले टॉपिक इसी में ऋण आवेशित। तो कोई पदार्थ ऋण आवेशित, अभी कुछ नहीं सीखे बाबू, अभी देखना है सिर्फ बेसिक नॉलेज पहले ठीक करिए, बेसिक नॉलेज, तब फिजिक्स पढ़िए, तब कहिएगा लर्न फिजिक्स एंजॉय करिए। तो ऋण आवेश कैसे बनता? ऋण आवेश, और ये पहले बताते हैं ग्रहण करने पर बनता है। ग्रहण कौन करता है? जिसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 होता है। ग्रहण कौन करता है? जिसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 रहता है। किस लिए ग्रहण करता है? 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने, माइंड में रखना। अब चलिए हम लोग लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है? 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है? 17। तो इसकी परमाणु संख्या मेरा 17 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 17 होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 होगी। ऐसे विद्युत उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं, जितना धन उतना है। अब कैसे देखेंगे कि धन आवेश होगा या ऋण आवेशित? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7 17 8 2 10 7 17 7। तो किस वाले भाग में? ग्रहण वाले। किस लिए? कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना? 8, तो 7 है। कि इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगा तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, आप जवाब देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो अपना अष्टक को पूरा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब यहां जोड़िए इलेक्ट्रॉन 8 8 16 2 18। अष्टक पूरा करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और प्रोटॉन ज्यों का त्यों रहता है, प्रोटॉन कभी बदलता नहीं। तो ज्यों का त्यों रहता है, तो इसका योग करेंगे तो क्या होगा? मेरा -1। इसका योग करेंगे तो मेरा क्या होगा? -1। तो ये -1 आया कब? जब ग्रहण किया। 7 था ग्रहण किया। तो क्लोरीन पर यदि -1 दे दे एक बार, तो समझ लीजिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जिस पदार्थ पर ऋण आवेश दे दे तो समझ लीजिए निश्चित वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एकदम ये माइंड रखना है। और धन आवेश दे दे तो त्याग किया। जितने बार धन आवेश देगा उतना इलेक्ट्रॉन त्यागा, जितने बार ऋण आवेश देगा उतना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इतने सिखाना पहले। अब उसके बाद क्लोरीन चलिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन। हल्के हल्के वाला लेते हैं ताकि बहुत बच्चे का बैच भी चिकने होगा।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। तो आप लोग का दोष नहीं है, कोरोना का दोष है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या मेरा 8 होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा 8 होगा। अभी अब विद्युता उदासीन है, क्यों? क्योंकि जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, विद्युता उदासीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 6, 6 2 8। देखिए ये वाला भाग में है 5 6 7 रहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 है के 6, तो इसमें और कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब ग्रहण कर लिया तो उसी स्थिति में देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है मेरा, 8 2 10, 8 2 10। अब योग करिए तो -2। तो ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 बार ऋण आए, तो ऑक्सीजन दे करके 2 बार ऋण दे दे तो समझ लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो ऋण आवेशित कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब बात करते हैं अगले तत्व की, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। Z बराबर मेरा 7, तो P बराबर भी मेरा +7, तो E बराबर भी -7। अब इसका योग करिए विद्युता उदासीन, तो 2 और क्या 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखिए इसी श्रेणी में 5 6 7 वाला ग्रहण कितना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो अष्टक 3। सब जवाब दीजिएगा 3 5 3 8 होता है। अब योग करिए 8 2 10, अब -3। तो 3 बार ऋणायन होने का 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? ग्रहण किया। तो कोई भी पदार्थ पर 3 बार ऋणायन दे दे, ऐसे जो है लिख करके 3 दे दे, समझ लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 3 बार ऋणायन। तो हमको यहां पर सिखाना था बच्चों, आप लोग को इतने यहां तक सिखाना था कि कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है और ऋण आवेशित। आप लोग ये सीख चुके होंगे कि कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, जैसा देखिएगा और समझिएगा, तो उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। ठीक है, सीख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते, बाद में ले लीजिएगा। तो हमको यहाँ तक आप सीखे कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है और कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब बनता है। फिजिक्स का अब आप लोग का पहला पॉइंट सिखाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अभी चैप्टर चालू तो नहीं करेंगे, अभी बैच नहीं है। बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज पढ़िएगा तो कहिएगा लर्न फिजिक्स एंजॉय फिजिक्स। तो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम जो भी इसका जितना भी सिलेबस था छोड़ दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला यूनिट है आपका, उसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज सीखिएगा, तब उसको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़िएगा तो सारा दिमाग आ जाएगा, माथा में सारा चीज। तो हम सिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बस यही आपका एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है, विद्युत आवेश। आप लोग सीखेंगे विद्युत आवेश क्या है। और अब देखते हैं कि विद्युत आवेश सीखने से कौन रोक देता है, विद्युत आवेश का न्यूमेरिकल बनाने से हमको कौन रोक देता है, विद्युत आवेश का ऑब्जेक्टिव बनाने से हमको कौन रोक देता है, ये भी देखना है। आप सीखिए पहला पॉइंट विद्युत आवेश, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। विद्युत आवेश देखिए, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और दूसरा आवेश होता है मेरा ऋणात्मक। कोर्स में सजा करके पढ़ाएंगे, जहां सिर्फ आप लोग को सिर्फ
बेसिक नॉलेज के लिए है, सजा करके करगी से पढ़ाएंगे। विद्युत आवेश कितने प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक, और आपके माथा में आ गया होगा तो धनात्मक है तो क्या होता होगा, निश्चित वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, और ऋणात्मक होता होगा तो क्या होगा, निश्चित वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। माथा में गया, अब अपने चलेंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, सपोज दैट ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए इस पर पहले इस पर आवेश क्या रहता है, 0। सीखे अभी, पहले सीखे, कुछ देर पहले सिखाए हैं। कोई भी पदार्थ पर आवेश, जैसे हम सोडियम ही लेते हैं तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11। इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा 11 होता है, तो कुल आवेश क्या 0। पहले आवेश 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, जिसके कारण जितना धन आवेश है उसमें उतना ऋण आवेश है। तो अब एक पदार्थ लेते हैं, परिभाषा भी लिखना, एक और अच्छा से समझना है, सारा चीज यहीं से हम क्लियर कर देते हैं। सारा चीज आप लोग का बैच, सारा चीज हम यहीं पर आप लोग का क्लियर कर देंगे बैच। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इस पर पहले कोई आवेश क्या था, 0, कोई आवेश नहीं था। मान लीजिए इस पर आवेश 0 है। अब चार्ज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। निगेटिव कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सीखे हैं। पॉजिटिव कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। निगेटिव कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहां दूसरी बात ये भी ध्यान में, जितना त्यागेगा उतने ही ये ग्रहण करेगा, जितना त्यागेगा उतने ही ये क्या करेगा, मेरा ग्रहण करेगा। त्याग रहा है 2 गो, ले लेगा 5 गो, ऐसा नहीं। जितना देगा उतने नहीं लेगा, तो दोनों क्रिया साथ साथ हो, जितना दिया उतने ग्रहण करेगा। देखिए इस पदार्थ का ये भाग यदि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्यागने वाला भाग है, त्यागने वाला भाग है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक बार धनायन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो एक बार ऋणायन, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 2 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 2 बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 3 बार ऋणायन, 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 4 बार धनायन, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 4 बार ऋणायन, 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 5 बार धनायन, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 5 बार ऋणायन, डॉट डॉट ये क्रिया इंफिनिटी तक। 100 इलेक्ट्रॉन त्यागा 100 बार धनायन, और 100 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 100 बार ऋणायन, डॉट डॉट चलते रहती है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई भी पदार्थ पर आवेश कितने प्रकार से आता है, 2 प्रकार से, धन आवेश, एक बॉडी धन और एक बॉडी ऋण, यही तो विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश है क्या, धन प्लस को क्या पढ़ते हैं, धनात्मक, प्लस को क्या पढ़ते हैं हम लोग, धनात्मक, माइनस को क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्लस को हम लोग धनात्मक, अब माइनस को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऋणात्मक। प्लस को हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक, माइनस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऋणात्मक। और ये क्या हो रहा है, 1 धनात्मक से 2, 2 से 3, 3 से 100, 100 से 1000, 1 ऋणात्मक से 2 ऋणात्मक, 2 ऋणात्मक से 10 ऋणात्मक, 10 ऋणात्मक से 100 ऋणात्मक, 100 ऋणात्मक से 1000 ऋणात्मक। ये क्या हो रहा, बढ़ रहा है। बढ़ने वाले गुण को क्या कहते हैं, योगात्मक। योगात्मक, जैसे 1 में 1 जोड़े तब न 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तब न 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तब न 4 हुआ, यानी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 4 से 5 होने का तात्पर्य है वृद्धि होना। अब वृद्धि को ही हम लोग कहते हैं, कोई पदार्थ में कोई चीज का वृद्धि होता है योगात्मक। तो यहाँ किसका योगात्मक, जितना धनात्मक का योगात्मक हो रहा है उतना ऋणात्मक का योगात्मक हो रहा है। तो धनात्मक का भी योगात्मक है और ऋणात्मक का भी योगात्मक है। जितना धनात्मक योगात्मक हुआ बच्चों, उतना ही यहाँ ऋणात्मक योगात्मक हुआ। तो धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो किसी पदार्थ पर
क्या करता है, विद्युत बल को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ा देता है, विद्युत बल को बढ़ा देता है। अभी कुछ रहे मेरे शरीर में, अभी इधर से पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ दे, नाचना चालू कर देंगे। क्यों नाचे? बल का काम, नचाना किसका काम होता है? बल का। कोई भी बल का ही काम नचाना होता है। न्यूटन के हैं, कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। आप सुते हुए हैं, कोई प्रभाव नहीं, विराम में है, एक तमाचा आके लगा दिया, उठ जाइएगा, फट देगा, बाहरी बल लगा तब आपके उठे। तो पॉजिटिव और निगेटिव के कारण जो बल होता है, आगे सिखाएंगे आप लोग, विद्युत बल कहलाता है। विद्युत बल दो प्रकार के, प्रतिकर्षण और आकर्षण। अभी ध्यान है, बाद में सिखाएंगे इसको आगे। तो विद्युत बल दो प्रकार के, सजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण का बल लगता है, प्लस माइनस में आकर्षण का बल लगता है। तो आवेश कोई पदार्थ पर आएगा तो वहां आवेश के कारण जो उस पदार्थ पर बल होगा, इस बल को हम लोग विद्युत बल कहेंगे। अब विद्युत बल के कारण आप ये लाइट जो देख रहे हैं, यही विद्युत बल का ही कमाल है। पंखा नाचता है, विद्युत बल का कमाल है। तो वो भी पदार्थ पर प्लस माइनस यदि आ गया तो उस पदार्थ पर विद्युत बल आता है और वही विद्युत बल अपना क्रिया कर देता है। समझ रहे होंगे? विद्युत आवेश क्या है? तो धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण बताए। एक दो तीन त्याग, जितने बार त्यागते जाता उतने बार वृद्धि की ना। तो विद्युत आवेश कहते किसको? तो किसी पदार्थ पर किसका किसका, धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। कहाँ है? परीक्षा में लिखा रहता, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। रटना नहीं है, रटना नहीं है। लर्न फिजिक्स, इंजॉय फिजिक्स होता है। एकदम दो का बेस्ट है, कहीं नहीं रुकेगा, ये गारंटी देते हैं हम लोग। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है? जब त्यागने पर। ऋणात्मक कब होता है? ग्रहण करने पर। जितना त्यागता है उतने ग्रहण करता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? धनात्मक में वृद्धि हुआ, धनात्मक में भी वृद्धि हुआ और ऋणात्मक में भी वृद्धि हुआ। तो विद्युत आवेश है क्या? कौन? विद्युत आवेश कितने? धनात्मक और ऋणात्मक का क्या है? वह योगात्मक गुण जो कि उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। सीधा परिभाषा है। तो विद्युत आवेश का बहुत सारे परिभाषा है, बताएंगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज था तो बेसिक नॉलेज से ही बताए। देखिए और परिभाषा इसका होता बहुत सारा, दिन भर इस पर भाषण देते रहेंगे, इसका परिभाषा खत्म नहीं होगा। तो बहुत सारे चीज को भी डील करना है, अभी इतने जान लीजिए। तो विद्युत आवेश का परिभाषा आप जान गए होंगे। तो किसी पदार्थ पर धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और दूसरा परिभाषा है, किसी पदार्थ में देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला, और इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ में चलता है तो इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रभाव को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे भी बहुत सारा है, तो सिखाएंगे तो बैच रहेगा तभी सब सीखिएगा। तो अभी हम लोग सीखे विद्युत आवेश का परिभाषा क्या था? किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर धनात्मक एवं ऋणात्मक, किसी पदार्थ पर धनात्मक एवं ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण, किसी पदार्थ पर धनात्मक एवं ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है।
और ये हमेशा माइंड में रखना है कि धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब आगे सिखाते हैं। अब विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है ये देखना है। विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है ये देखना है। लेकिन कहीं भी कभी कहीं भी पढ़िए बच्चों, एनसीईआरटी के ही प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक पॉइंट को डील करिए, तभी आप पढ़े और तभी कंपटीशन आप सक्सेस कर सकिए। विद्युत आवेश का सूत्र, इसमें यह एक अदिश राशि जोड़ देते हैं। यह एक कौन राशि है? अदिश। अदिश सदिश भी सिखाएंगे, इसका भी वीडियो भेजेंगे। अदिश राशि है, इसे पराया क्यू से, इसे पराया क्यू से, छोटी या बड़ी दोनों से कर सकते हैं। क्यू से पराया क्यू से सूचित किया जाता है, इसे पराया क्यू से सूचित किया जाता है। अब देखना विद्युत आवेश का सूत्र, विद्युत आवेश का सूत्र जानना है। तो विद्युत आवेश को कैसे सूचित करते हैं? क्यू से। अब देखिए ये क्या है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या नंबर? और ये नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या किसको कहते हैं? जिससे हम कोई चीज को काउंट करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना है, काउंट नंबर है। तो आवेश किस रूप में है? काउंट नंबर में। और नंबर को क्या से सूचित करते हैं? एन से। नंबर को क्या से सूचित करते हैं? एन से। ये नंबर है, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर को क्या से? एन से। यदि नंबर 5 होते इनका मान 5, नंबर 50 होते इनका मान 50, और इधर क्या है? प्लस। तो विद्युत आवेश में एक नंबर होता है, एक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन के प्लस का। विद्युत आवेश में एक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के प्लस का। उसी प्रकार विद्युत आवेश में एक नंबर होता है, नंबर को एन से, एक नंबर होता है माइनस में इलेक्ट्रॉन का। यही तो सूत्र है। एक देखिए यहां विद्युत आवेश में एक नंबर होता है प्लस में इलेक्ट्रॉन का, विद्युत आवेश में एक नंबर होता है माइनस में इलेक्ट्रॉन का। यही तो सूत्र है। विद्युत आवेश दो प्रकार के, प्लस और माइनस। विद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्लस और माइनस। और ये आता है किसमें? नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर आता है इलेक्ट्रॉन का, नंबर आता है इलेक्ट्रॉन का, दोनों को मिला दिए विद्युत आवेश का सूत्र निकलेगा। कहां बढ़ेगा? अब देखना है इसका एसआई मात्रा। अब जहां ये जो है लिखना पड़ेगा, जहां n बराबर है नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट। आई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम कहे थे आप लोगों को कि बेसिक नॉलेज है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है इसको याद रखना होगा। ये क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। यही फिजिक्स है। समझे, समझ गए होंगे विद्युत आवेश। अब यहां हम लोग सिखाते हैं, थोड़ा चलते हैं एसआई लूप के हिस्ट्री में। एसआई मात्रक किसका बाबू? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम कोशी से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और कूलम कोशी से सूचित करते हैं। कूलम कोशी से विद्युत आवेश की खोज आगे जाइएगा। कूलम एक नियम दिए हैं, वही विद्युत आवेश के बीच सर्वप्रथम बल बताए, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, उन्हीं के नाम पर विद्युत आवेश का मात्रक कूलम लिया गया। लेकिन असली मात्रक नहीं है। असली मात्रक जानना तो आवेश का एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 10 में, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। बाय क्रॉस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट है, बाय क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? धारा गुना समय। तो इसी सूत्र से निकाला गया। अभी हम बताए विद्युत आवेश का दूसरा परिभाषा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव और समय नहीं लेगा, ऐसे भी परिभाषित है उस आधार पर। तो विद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुना समय।
तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या लिया गया, कूलम इसका, और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को ऐसे, समय का मात्रक सेकेंड, एक कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड, एक कूलम बराबर होता है कितना, एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक कूलम, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। ये सब भी आप लोगों में कमजोरी है। तो इस 11 में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, उसका भी कुछ जिक्र हम जो है बेसिक नॉलेज में आप लोग के साथ साझा करेंगे, है ना। कुछ वीडियो के बाद इसको पकड़ा देते हैं। उसके बाद अब देखिए इसका हो गया ये। अब आवेश का विमीय सूत्र, यूनिट एंड डायमेंशन बता दिए। जो पढ़े वो समझ जाइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझिएगा। नहीं पढ़े तो उसका भी वीडियो बना के भेज रहे हैं जब बहुत जल्द। विमीय सूत्र जानना है इसका, तो जो है विमीय सूत्र जानना है तो धारा का विमा A, समय का विमा T होता है। धारा का विमा A और समय का विमा T, टाइम होता है इसका, टाइम अच्छा लिया गया। अब होता है स्थिर वैद्युत की मात्रा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर वैद्युत की, इसका स्थिर वैद्युत की मात्रक सभी निकालने के लिए सिखाएंगे। वैद्युत की मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत की मात्रक में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम को शॉर्ट में से लिखते हैं। और एक कूलम बराबर होता है 10 पर एक स्टेट, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। इसको शॉर्ट में ESU भी कहा जाता है। ESU का अर्थ हुआ, ESU का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब चलिए इसका स्थिर चुंबकीय मात्रक, इसका स्थिर चुंबकीय मात्रक, स्थिर चुंबकीय मात्रक इसका जो होता है एब कूलम, एब कूलम, ए भी है एब कूलम। और एक कूलम बराबर होता है 10⁻⁻⁴ एब कूलम, याद रखिएगा। आवेश का सारा हिस्ट्री खत्म हो गया। अब इस पर आता है आप लोग का न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव। ये आप लोग यदि सब्जेक्टिव अच्छा से समझ गए होंगे तो समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव बनाने में कुछ नहीं है इसका। हम 5 मिनट में प्रमाण करते हैं सारा चीज। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ पर धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है। इसी तो परिभाषा है सूत्र में। चलिए, तो इसको आप लोग नोट करना है, नोट कर लीजिए, है ना। फिगर को कहीं साइड में बना लीजिएगा, इसका परिभाषा ले लीजिएगा। ये तो बेसिक वाला चीज है, तो बेसिक वाला चीज में सजा करके तो लिखाया नहीं है, बेसिक नॉलेज है। अब इसको मिटाते हैं, अब इस पर न्यूमेरिकल चलते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल हार्ड होता है या हल्का। हम पहले कहे थे जिन स्टूडेंटों के लिए सब्जेक्टिव एकदम अच्छे से जो समझे हैं उसके लिए न तो न्यूमेरिकल हार्ड है न ही ऑब्जेक्टिव हार्ड है। और 15 मिनट का वीडियो और इसमें दे देते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बेसिक नॉलेज ठीक है तो सारा चीज समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। पंद्रह मिनट का और चलिए। तो विद्युत आवेश कहते किसको है? किसी पदार्थ पर धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश
विद्युत आवेश किसको कहे, फिर एक बार बता देते हैं। किसी पदार्थ पर धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर एक बार देखिए, किसी पदार्थ पर धनात्मक और ऋणात्मक का वह योगात्मक गुण जो उस पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जहां n क्या है, जान ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जान ही रहे, पहले बता चुके हैं। अब देखिए पहला, इस पर न्यूमेरिकल हम बताते हैं आपको। किसी, पहला न्यूमेरिकल, किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर 3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम का धन आवेश है। किसी पदार्थ पर 3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम का धन आवेश है। उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। इतना कूलम, देखिए किसी पदार्थ पर 2 3, प्रश्न को पढ़िए, निकाले दिया है, सबसे पहले निकालना, समय कम है, तेजी से निकालना होगा। फिर अगला क्लास है, किसी पदार्थ पर 3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम का धन आवेश है। तो धन आवेश है, तो आवेश का माने, आवेश को क्या से सूचित करते हैं, क्यू से। और कौन आवेश, धन आवेश, कितना का धन आवेश है, 3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम का धन आवेश है। तो धन आवेश है, तो यहाँ क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन को त्यागा। अब कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये देखना, धन आवेश का अर्थ होता त्यागना। या प्रश्न का रहा इतना कूलम का धन आवेश है, तो इतना कूलम का धन आवेश ले लिया, आवेश को क्यू से। अब कह रहा क्या, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता, तो इसमें तो कमी होगा, अधिकता तो हो नहीं सकता। अधिकता का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण करेगा तब अधिक होगा। कमी का अर्थ होता है त्यागना, तो धन आवेश है तब त्यागा तो कमी होगा। क्लियर हो गया। अब करा कितने इलेक्ट्रॉनों की, कितना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और नंबर ऑफ, सूत्र आप जानते हैं, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर N। आवेश का सूत्र Q बराबर N। तो N का मान निकालिए, ये N का मान निकालना है, यहाँ ये 2 से टूट के आएगा तो बटे में, तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। तो M बराबर Q का मान दिया हुआ 3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जान रहे हैं 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम, है ना। यही सब कमजोरी के कारण हम सिद्ध किए ना कि ये नहीं जानिएगा तो नहीं बनेगा। अब हल, न्यूमेरिकल हल करते समय इन बातों को हमेशा आप ध्यान रखें कि संख्या का हल संख्या में, घात का हल घात में, मात्रक का हल मात्रक में। हल का गुना भाग जो होगा, संख्या को संख्या में करेंगे, घात को घात में करेंगे, मात्रक को मात्रक में। अब घात कहते हैं किसको, जीरो जितना रहेगा उतना घात। जैसे इतना जीरो है, 4 जीरो है, 10⁻4 ही दे दिया, समझ लीजिए 4 जीरो है इसमें, जितना जीरो को घात में रखा जाता है। देखिए संख्या का घात का हल मात्रक का हल मात्रक, कूलम से कूलम कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, 10⁻90 से 10⁻90 गायब हो जाएगा, कट जाएगा, भाग लग जाएगा। n बराबर बचा कितना, 32/16। n बराबर कितना, 16 दूनी 32। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें क्या है, कमी है। क्यों कमी, क्यों है, क्योंकि धन आवेश। धन आवेश का अर्थ है त्यागना। तो कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम गया। समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल है। फिर अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव बता देंगे इसी पर, बहुत सारा है।
अगला क्लास के लिए भी समय हो रहा है, जल्दी जल्दी निकालना होगा। चलिए अगला देखना, दूसरा न्यूमेरिकल, किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी है तो क्या किया, त्यागा तब कमा है। तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 500 की कमी है। अब जीरो घात में होता है, जे घात हम बताएं, जीरो को घात कहा जाता है, तो घात अलग कर लेना है। 10 बराबर 5 गुना 2 जीरो तो 10 पर पावर 2, जितना जीरो 10 पर उतना पावर दे देना, घात में बदल गया। तब कह रहा है इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का अर्थ होता है क्या, कितना आवेश है और कौन आवेश है, प्लस या माइनस। कमी है तो प्लस आवेश होगा, क्यों, कमी का अर्थ होता है त्यागना, तो प्लस आवेश होगा। अब कितना मात्रा है निकालना, तो आवेश बराबर निकालना है क्या, वाट। आवेश की मात्रा बराबर आवेश की मात्रा वाट, तो आवेश बराबर वाट। तो Q बराबर सूत्र होता है मेरा एन। अब Q बराबर एन का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 पर पावर 2, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जान रहे हैं 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस कितना 90 कूलम होता है। अब हल का तरीका, संख्या को संख्या में, घात को घात में, हल का तरीका संख्या को संख्या में, घात को घात में। Q बराबर 5 गुना 1.6 गुना संख्या का संख्या एक जगह लगा दिए, घात घात में 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। अब इसको गुना कर दीजिए, संख्या 16 85 8.0 और घात, ये प्लस है माइनस है, चिन्ह समान रहेगा तो जुटेगा, चिन्ह विपरीत रहेगा तो घट जाएगा। प्लस है माइनस घट जाएगा, 19 में 2 जाएगा तो 17 हो गया। और क्या है इसमें, कुछ है कहीं। चलिए सिद्ध कर रहे हैं कि बैस ठीक नहीं रहने पर ही आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। बैस पहले ठीक कर लीजिए, बेसिक नॉलेज का 5-7 वीडियो जितने फिजिक्स में जरूरत है सभी का छोड़ देंगे, और आप बैस पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठिए, और उसके बाद तब कहिएगा लव फिजिक्स इज एंजॉय फिजिक्स। लव फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, फिजिक्स के जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, तीसरा की ओर, समय भी हो रहा है। देखिए, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। कि किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। देखिए, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, कितने कूलम का, 1 कूलम का ऋण आवेश, आवेश को क्या से, क्यू से, तो उस पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, वाट। उस पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, वाट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सूत्र जानते हैं, क्यू बाई, अभी पता है, क्यों इसको गुना, देखिए बाय क्रॉस करिए, क्यू बराबर एन ही होता है, तो Q बराबर N बराबर Q बटे E,
एन का मान निकालना तो एन ही रखेंगे सूत्र में ना, और सूत्र से ले लेना है, सूत्र से। तो एन बराबर क्यू का मान कितना दिया हुआ है 1 कूलम। चिन्ह ले लेना, चिन्ह का अर्थ होता है ग्रहण किया या त्यागा। चिन्ह माइनस है तो ग्रहण किया तो इसमें अधिकता होगा। चिन्ह से ही पता चलता है कि अधिकता या कमी है। ऋण का अर्थ ग्रहण, ग्रहण का अर्थ होता है क्या, अधिकता। तो एन बराबर क्यू का मान रखिए कितना है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। मात्रक का हल मात्रक, मात्रक कर जाएगा। संख्या संख्या में घात तो है नहीं। अब हम सभी जानते हैं नीचे इसका पावर माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस। नीचे जब पावर माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो प्लस। तो एन बराबर हो जाएगा, इसको इसमें हल करिए तो कितना हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 पर पावर प्लस 90, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो एन बराबर दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 0, तो 10/16 गुना 10 पर पावर कितना 90। अब 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा, काय अंश छोटा है हर बड़ा है। जब हर बड़ा हो तो भाग नहीं। 19 जीरो है मेरे पास, 1 जीरो ले लेंगे। 19 जीरो यहाँ है ना, तो 1 जीरो ले लेंगे तो 100/16 गुना 10 पर पावर कितना 18। अब प्रेम से 16 से 100 में भाग दे दिए, 16 के 96, 4 बटा बचा 0 और 16 दूनी 32, 8 बचा 0, 16 85। तो इससे इसमें भाग दे दिए तो एन बराबर आ गया 6.25 गुना 10 पर पावर कितना 18। और ये क्या है, अधिकता है। अधिकता या कमी पूछ रहा था तो इसमें अधिकता है, क्योंकि ऋण है तो ऋण का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण है तो बढ़ेगा। चलिए ये हो गया। देखिए कहाँ भारी लगता है फिजिक्स, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब चीज हम प्रमाण करके आप लोग को दे रहे हैं बैच ठीक रहने। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, 1 कूलम का धन आवेश, आवेश को क्यू से, 1 कूलम का धन आवेश, धन आवेश का त्यागना, त्यागा तो इसमें क्या है, कमी है, निकल गया। अब कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हुआ, सूत्र से जानते हैं, सूत्र से हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्यू बाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू का मान 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। कूलम से कूलम को बर्बाद कर दीजिए तो एन बराबर 1/1.6, नीचे इसका पावर माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 पर पावर 19 प्लस में आएगा, क्या क्यों, नीचे माइनस ऊपर प्लस। पॉइंट उड़ाएंगे दशमलव तो एन बराबर हो जाएगा 10/16, 10/16 और गुना हो जाएगा 10 पर पावर 19। तो 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा तो 1 जीरो ले लेंगे, तो एन बराबर हो जाएगा कितना 100/16 और गुना 10 पर पावर कितना 18। कटा दीजिए, अभी कटाए थे आप लोग, इसका मान कितना 6.25 गुना 10 पर पावर कितना 18। अगले न्यूमेरिकल के चलते मार्ग देख रहे थे 4 है कि नहीं। हम न्यूमेरिकल से परिचित हो गए, बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव से परिचय करा देते हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जब समझेंगे तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कैसे अपने आप हल होते जाता है। और हल करिएगा, बेसिक नॉलेज ठीक करिए, सारा चीज पढ़ने में अच्छा लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं रहने पर ही बुरा लगता है पढ़ने में, नहीं बेसिक नॉलेज अच्छा हो गया तो लर्न सब्जेक्ट एंजॉय सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव। चलिए, विद्युत आवेश का मात्रक होता है
4 ऑप्शन होता है इसमें, समझना है। बहुत सारा है, धन आवेश ऋण आवेश वाला भी है, वो सब भी पूछता है। कुछ बता देते हैं, उतना बताते बताते दिन भर लगेगा। एक पॉइंट पर विद्युत आवेश का मात्रक होता है, और दे रहे ऑब्जेक्टिव अपने बनाइएगा। कूलम, बी नंबर फैराड, सी नंबर एम्पियर, डी नंबर नन। तभी पढ़े विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। दूसरा ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है, ऑप्शन दे रहे हैं एम्पियर सेकेंड है। बी नंबर जल्दी जल्दी में क्लास है आगे भाई, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड। सी नंबर है एम्पियर कूलम प्रति कूलम, डी नंबर नन। तो आप पढ़े अभी विद्युत आवेश का, एक कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड, बताए हैं अभी। अगर तीसरा ऑब्जेक्टिव, एक कूलम बराबर डॉट डॉट ESU क्या स्टेट यूनिट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको कहते हैं स्टेट कूलम। ऑप्शन दे रहे हैं 3 गुना 10 पर पावर 9, बी नंबर 1/3 गुना 10 पर पावर 9, सी नंबर 1/3 गुना 10 पर पावर -9, डी नंबर नन ले लीजिए। तो एक स्टेट कूलम बराबर पर है 3 गुना 10 पर पावर 9, कहाँ है, अपने बनते जा रहा है। बहुत सारा है, बहुत सारा छोड़ के बता रहे हैं। कोई पदार्थ धन आवेशित है, कोई पदार्थ धन आवेशित है तो उसका द्रव्यमान, कोई पदार्थ धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान ए नंबर बढ़ेगा, बी नंबर घटेगा, सी नंबर वो परिवर्तित, डी नंबर नन। तो कोई पदार्थ धन आवेशित है तो उसका धन का त्यागेगा तो क्या होगा, घटेगा। 5वां, किसी पदार्थ पर एक कूलम का ऋण आवेश है, किसी पदार्थ पर एक कूलम का ऋण आवेश है तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। किसी पदार्थ पर एक कूलम का ऋण आवेश है तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है। 6.25 गुना 10 पर पावर 18 की कमी, बी नंबर तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 अधिकता, सी नंबर 6.25 गुना 10 पर पावर 18 दिखाई दे रहा है कि नहीं। 6.25 गुना 10 पर पावर 20 कमी। तो सभी अब पढ़ेंगे, एक कूलम आवेश जाने का अर्थ है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाना, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण किया तो अधिकता होगा इतना। बहुत सारा है बाबू, करते जाइए, अंत नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको थ्योरीज को ही अच्छा से समझना पड़ेगा और तभी सारा चीज आपका क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन, अगला को देखते हैं, बहुत है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट
आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश उधर नहीं दिखाई दे रहा होता है। ए नंबर 1.6 गुना 10 पर पावर 18 कूलम। बी नंबर 1.6 गुना 10 पर पावर -18 कूलम। सी नंबर 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। डी नंबर 1.6 गुना 10 पर पावर 90 कूलम। तो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। देखिए ये क्वेश्चन भी काउंसिल में बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, जो ये भी पूछा हुआ है आपका, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो आप निर्णय ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। पढ़ना क्या है, तो देखिए एनसीआर मानते हैं कि एनसीईआरटी के सभी लाइन को आप समझ नहीं सकिएगा, तो टीचर किस लिए भाई, एनसीईआरटी के लाइन को समझाने के लिए ना। और अगले पॉइंट में हम एनसीईआरटी बुक के साथ उनका जो लाइन है वो ले करके आते हैं आप लोग को बेसिक नॉलेज के लिए। और अगले पॉइंट में बहुत सारा और चीज छोड़ेंगे आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए। तो सबसे पढ़ना है एनसीईआरटी बुक ही याद रखना है, इसको कंपटीशन का भगवान माना गया। अदर बुक से पढ़ते हैं तो उसमें सारा पॉइंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट बुक है। तो और हमने सिद्ध कर दिए कि जब सब्जेक्टिव आपके पास अच्छा से है, सब्जेक्टिव आपके पास अच्छा से है, तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है उसके लिए। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लड़कों के पास भेजिएगा। मेरा जो ऑफलाइन क्लास है, मेरा ऑफलाइन जो क्लास होती है तारापुर और खड़गपुर में, और जिन लड़कों को मेरे पास पढ़ना हो ऑफलाइन तो नंबर दे देते हैं 8709107257। और ऑनलाइन पढ़िएगा तो उसका भी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले बेसिक नॉलेज में मिलते हैं हम आप लोग के साथ।